नमस्कार मित्रों, केंद्रीय परिवहन नियमावली CMVR 1989 के निर्वचन क्रम में आज बात करते हैं नियम 96 की। नियम 96 का जो शीर्षक है वो ब्रेक, स्टीयरिंग गियर, सुरक्षा कांच और वाइपर, ये 4 विषयों को 96 से लेकर के आगे नियमों में कवर किया गया है। इनको जानना जरूरी इसलिए जो है कि ये अब सीधे सीधे सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। गाड़ी का ब्रेक, गाड़ी की स्टीयरिंग, गाड़ी के गियर्स, जो विंड स्क्रीन लगी रहती है वो, और साथ ही साथ वाइपर, ये सारे यदि सही से काम नहीं कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना के कारण बनते हैं। इस वजह से इनके क्या प्रावधान हैं इनको जानना जरूरी है, क्योंकि गाड़ी की फिटनेस इनसे जांची जाती है। आपकी गाड़ी की कुशलता, आपकी ड्राइविंग स्किल इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। चाहे जितने कुशल आप ड्राइवर होंगे, यदि गाड़ी का ब्रेक खराब है, गियर खराब है, स्टीयरिंग खराब है, वाइपर सही काम नहीं कर रहा और आपकी विंड स्क्रीन टूटी हुई है, तो गाड़ी आपके नियंत्रण में नहीं रहेगी। इसलिए इनको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं आपसे बात करूंगा नियम 96 की ब्रेक के संबंध में। कहते हैं कि प्रत्येक मोटर वाहन, मोटरसाइकिल के अलावा मोटर वाहन, माल ढोने में अक्षम तिपहिया वाहन, ट्रेलर या रोड रोलर के 2 प्रभावी प्रणालियों से सज्जित या युक्त होंगे। यानी कि इनमें 2 ब्रेक सिस्टम लागू होंगे, अर्थात गाड़ी खड़ी करने का ब्रेक और पांव से चलाए जाने वाला ब्रेक, ये 2 सिस्टम इसमें काम करेंगे। परंतु मोटरसाइकिल या माल ढोने में जो असमर्थ 3 पहिया वाहन है, एक स्वतंत्र और प्रभावी, इसमें एक सिंगल होगा। आपने देखा होगा कि जो 3 व्हीलर होते हैं, खासतौर जैसे बजाज का टेम्पो, तो उसमें सिर्फ हाथ के ब्रेक है, उसमें पैर के ब्रेक नहीं है, क्योंकि वो माल नहीं ढोता है, वो सवारियाँ ढोता है। लेकिन जो अन्य गाड़ियाँ हैं उनमें 2 वे सिस्टम लागू होगा, उसमें पैर के भी ब्रेक रहेंगे, उसमें हाथ के भी ब्रेक रहेंगे। ब्रेकिंग प्रणाली उप नियम 8 में जो गाड़ी रोकने की क्षमता है, वो गाड़ी रोकने में समर्थ होगी, और जो ब्रेक लगाने के सिस्टम है उनसे ये जुड़ी होगी। आपने देखा होगा हाइड्रोलिक बेस्ड ब्रेक डिस्क आने लगे, कि ताकि ब्रेक डिस्क लगे, ब्रेक के शू वाले यानी ब्रेक ड्रम वाले। तो इस तरह की जो ब्रेकिंग प्रणालियाँ हैं, ब्रेकिंग सिस्टम है, बार बार हमारे साइंटिस्ट और हमारे इंजीनियर्स इनको डेवलप करते रहते हैं, ताकि सड़क पे गाड़ी की पकड़ मजबूत रहे और गाड़ी को वांछित जगह पे जहाँ चाहें वहाँ रोक सकें आप। इसमें उपनियम 3 कहता है कि प्रत्येक मोटरयान, ट्रैक्टर के अलावा प्रचलन में किसी एक साधन द्वारा संचालित ब्रेक सीधे व्हील पर लगेंगे, ना कि ट्रांसमिशन गियर के माध्यम से। अब देखिए, गाड़ी को रोकने के 2 तरीके हैं, या तो पहिया रोक दिया जाए या इंजन रोक दिया जाए। तो CMVR कहता है कि इंजन का जो ट्रांसमिशन है, आपने देखा होगा इंजन से एक क्रैंक शाफ्ट जुड़ी रहती है जो जाकर के पहियों को चलाती है। तो ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होगा कि जो क्रैंक शाफ्ट को रोक दे। अभी तो ये कहते हैं, उपनियम 3 कहता है कि यह ब्रेक सीधे पहिए को रोक देंगे। और पहिया रोकने समय क्या होगा, एक क्लच प्लेट है, क्लच लगी रहती है, क्लच आप दबा देंगे, इंजन डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने आप। तो आप इंजन चलता रहता है, शाफ्ट चलती रहती है, लेकिन पहिए रुक जाते हैं। उपनियम 4 कहता है कि ब्रेक प्रणाली जो गाड़ी में लगी होगी, यह ब्रेकिंग प्रणाली IS 14664, यह एक मानक है। IS का एक स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का मानक है, जिसके आधार पर बनी होगी, और यह समय समय पर इसमें बदलाव होता रहता है। उसी के हिसाब से मोटर कंपनियां इसको बदलती रहती हैं। आपको क्या करना है कि जो सिस्टम आपकी गाड़ी में ब्रेकिंग का दिया गया है उसको आपको एक्टिव रखना है। यानी कि ब्रेक शू, ब्रेक के जो प्लेट हैं, जो आपका ब्रेक ऑयल है, जो ब्रेक के पार्ट्स हैं, उनमें कहीं जंग न लगने पाए, धूल न जमा होने पाए, ताकि वो प्रॉपर एक्टिव रहे। आपको मेंटेनेंस पे ध्यान देना है। बाकी ये मानक जो ISI मानक है, इसको हमारी जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो पूरा करती हैं। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि इसमें ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर के ढेर सारे नियम बनाए गए हैं। जैसे मोटरसाइकिल और 1000 किलोग्राम से कम भार वाले 3 पहिया वाहनों को छोड़ के अन्य सभी मोटर वाहनों में सर्विस ब्रेक वाहन के पहियों पर, सभी पहियों पर काम करेंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर्विस ब्रेक वाहन के सभी पहियों पर काम करेंगे, यानी कि सभी पहियों पर ब्रेक काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी फ्रंट व्हील पे या बैक व्हील पे या लेफ्ट व्हील पे या राइट व्हील पे ही ब्रेक काम करेगा, क्योंकि इससे गाड़ी में असंतुलन पैदा होता है। इमेजिन करिए कि आपकी गाड़ी के सिर्फ अगले पहिए में ब्रेक काम करता है, तो क्या होगा,
आप जैसे गाड़ी का ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी पीछे से पलट जाएगी। ऐसा धोखा अक्सर मोटरसाइकिलों में होता है कि हम लोग जब हाथ वाला ब्रेक आगे वाला मार देते हैं तो गाड़ी पलट जाती है। इसी प्रकार से मान लीजिए केवल किसी एक पहिए में काम कर रहा हो ब्रेक, तो जैसे ब्रेक लगाएंगे वो पहिया रुक जाएगा, बाकी गाड़ी ऐसे घूम जाएगी। तो ये नियम उपनियम 7 कहता है कि सभी पहियों पर ये ब्रेक का प्रणाली काम करेगा। 1000 किलोग्राम से कम कुल भार वाहन वाले तिपहिया वाहनों के मामलों में अगर पैर का ब्रेक है तो ये कहते हैं कि पैर से लगाया जाने वाला ब्रेक एक ही एक्सिस पे दोनों पहियों पर काम करेगा। ये तिपहिया के मामले में बात हो रही है। तो तिपहिया मामले में ब्रेक शू और ब्रेक की प्रणाली पिछले दोनों पहियों पर एक साथ काम करती है। कृषि ट्रैक्टर के मामले में ब्रेकिंग प्रणाली सीधे जो संप्रेषण गियर प्रणाली की सहायता से पीछे के दोनों पहियों पर काम करेगी। ट्रैक्टर के मामले में ब्रेक कहाँ लगेगा? पिछले जो दोनों बड़े वाले पहिए हैं उन पर काम करेगा। फ्रंट वाले पहियों पर ब्रेक का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसी प्रकार से 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल के अलावा जो अन्य मामले हैं, इन वाहनों में सर्विस ब्रेक प्रणाली वाहन खड़ा करने वाले ब्रेक के अतिरिक्त संचालन के किसी एक साधन द्वारा सक्षम होगी और उसके मानक दिए गए हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल कंपनियों के ऊपर लागू होते हैं। आगे चलते हैं नियम 96 का के ऊपर। नियम 96 का कहता है निर्माण उपकरण के वाहन हेतु ब्रेक। ये जो निर्माण उपकरण है, जो कंस्ट्रक्शन में लगी हुई गाड़ियां हैं, इनके ब्रेक कैसे काम करेंगे, इसके नियम इसमें दिए गए हैं। जैसे निर्माण उपकरण वाहन हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन के साथ उसी ड्रम या धुरी पर कम से कम 2 पहियों पर सेवा और खड़ी करने के लिए हाथ या पैर से संचालित ब्रेक प्रणाली को नियोजित करेगी। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए लगी हुई गाड़ियां हैं, उनकी जो ब्रेक प्रणाली है वह भी सर्विस मतलब चलती हुई गाड़ी पर और खड़ी मतलब खड़ी गाड़ी पर, दोनों पर ये एक ही हाथ या पैर से चलने वाले ब्रेक प्रणाली से काम करेगी। इसके लिए इन्होंने लगभग 6 उपनियम बताए हैं। ये सारी प्रणाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पे लागू होती है जो गाड़ियाँ कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स को बना रही हैं, तो वो उनके लिए नियम लागू होते हैं और इन नियमों को उनको पालन करना चाहिए। नियम 96 ख में चलते हैं। ये कहता है कि उच्च गति रोकने की अपेक्षाएं, यानी कि जब आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो उस दौरान गाड़ी रोकने की दिशा और दूरी कितनी होगी, यानी कि सेफ डिस्टेंस की बात यहाँ पे होगी। जैसा कि हम लोगों ने कई बार इस बात पे डिस्कस किया है कि तेज गति के दौरान जब आप तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं तो 2 गाड़ियों के बीच में कितना दूरी होनी चाहिए जो सुरक्षित होगी। यानी कि सेफ डिस्टेंस यह होना चाहिए कि 2 गाड़ी चल रही हो तो कोई गाड़ी दूसरी में जाके टकरा न जाए, उसके पहले आप उसको नियंत्रित कर लें। इस तरह से नियम 96 कहता है कि सर्विस ब्रेक परिरक्षण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर जांच की जाएगी और अधिकतम गति के 80% पर इंजन से जुड़े तरीके से किया जाएगा। यानी कि जो गाड़ियों की ब्रेकिंग प्रणाली, आप इसको इस तरह से समझिए कि जो लोग 150-180 किलोमीटर की गति से गाड़ियाँ चलाते हैं, दुर्घटना 100% होती है। क्यों कर होती है? क्योंकि आपकी ब्रेक प्रणाली की जो स्पीड नापी गई है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे पर नापी गई है। यानी कि आपका ब्रेक जो परफेक्ट काम करेगा वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर परफेक्ट काम करेगा। आप जैसे इसके ऊपर जाएंगे आपकी ब्रेक प्रणाली अपने मानक को भूल जाएगी और वो गाड़ी को रोक नहीं पाएगी। गाड़ी चलाते समय ओवर स्पीडिंग का इसीलिए ध्यान रखिए। भारत में इसीलिए किसी भी हाईवे की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर नहीं रखी गई है। क्यों? क्योंकि ब्रेक प्रणाली आपकी उसी पर टेस्ट की गई है। नियम 96 कहता है कि कृषि ट्रैक्टर में ब्रेक प्रणाली समय समय पर मानक 12061 के अनुसार बनाई जाएगी। ये कंपनियों के लिए निर्देश हैं। ट्रैक्टर निर्माता कंपनियां इस नियम का पालन करेंगी। इनका कहना है कि प्रत्येक किस्म और मॉडल के ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर द्वारा ट्रैक्टर के पिछले भाग पर एक हाइड्रोलिक पाइप और प्रेशर लाइन के माध्यम से ब्रेकिंग प्रणाली को लगाया जाएगा। यानी कि जैसा मैंने कहा, ट्रैक्टर की ब्रेकिंग प्रणाली हमेशा उसके पिछले पहियों पर काम करेगी। नियम 96 कहता है कि पावर टिलर के लिए ब्रेक प्रणाली की अपेक्षाएं। पावर टिलर मैंने आपसे बताया था कि यह ऐसी गाड़ियां होती हैं जो 2 भाग में होती हैं। एक इंजन पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। दोनों अलग अलग पंजीकृत होती हैं, दोनों अलग अलग चलती हैं। एक टिलर कई सारे ट्रेलरों को खींच सकता है और एक ट्रेलर कई अलग अलग इंजनों के साथ जा सकता है।
तो ये 2 गाड़ियाँ होती हैं, इनको हमेशा जाने रहिएगा कि पावर टिलर कॉम्बिनेशन में होते हैं। इनकी ब्रेक प्रणाली के लिए इनका कहना है कि 1.5 टन से अनधिक सकल संयोजन भार के साथ साथ इनका परीक्षण किया जाएगा और विनिर्माता द्वारा इसको सुरक्षित घोषित किया जाएगा। इसीलिए ओवरलोडिंग की जो गाड़ियां होती हैं, देखिए इसमें कहा ना कि 600 N जो 7.5 मीटर रुकने की अपेक्षित दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में इसको टेस्ट करते हैं। यानी कि अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है तो 7.5 मीटर के भीतर रुक जानी चाहिए। इस तरह से इसकी टेस्टिंग होती है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई गाड़ी ओवरलोड चल रही है तो वो इसीलिए इस ब्रेक से नहीं रुकती है क्योंकि उसकी टेस्टिंग इतनी गति पर नहीं हुई है और ना इतने वजन पे हुई है। इसलिए ओवरलोडिंग किया जाना बहुत खतरनाक होता है। ओवरलोडिंग करते समय आपको याद होगा 1/2 mv² का जो गति का नियम है उसके अनुसार उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और रुकता नहीं है। उसकी काइनेटिक एनर्जी उस समय ज़्यादा होती है और इसीलिए ब्रेक प्रणाली उसकी फेल कर जाती है। नियम 96 का अंगा कहता है संयुक्त हार्वेस्टर के लिए ब्रेक प्रणाली जो कृषि में लगे हुए यंत्र हैं जिसमें इंजन और बॉडी अलग होती है, ट्राली अलग होता है, कंबाइनर अलग होता है, हार्वेस्टर अलग होता है, कल्टीवेटर अलग होता है, इनके लिए ब्रेक प्रणाली के अलग से नियम बनाए गए हैं। ब्रेक परीक्षण अच्छी दशा में सूखे स्तर की सड़क पर क्लच के प्रयोग रहित आगे चलते हुए किया जाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए निर्देश हैं जिसके किनको पालन करना है। नियम 97 कहता है ट्रेलर के लिए ब्रेक्स। ट्रेलर में इन्होंने कहा कि मॉड्यूलर द्रव चालित ट्रेलर सहित प्रत्येक ट्रेलर जिसमें 500 किलोग्राम उससे अधिक का भार है उसमें किसी दक्ष ब्रेकिंग प्रणाली को लगाया जाएगा जो हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली हम कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली इन बड़े ट्रेलरों में लगाई जाएगी ताकि ये अपना इतना वजन लेके जो चलते हैं उस वजन और उस गति के साथ अपने आप को रोक सकें और ब्रेकिंग प्रणाली उनकी फेल ना होने पाए। कहते हैं कि ब्रेकिंग प्रणाली इस तरह तैयार की जाएगी कि चल रहे यान के इंजन के रुकने तक निष्प्रभावी न हो। यानी कि ऐसा ना हो कि अगर इंजन नहीं रुका है तो ब्रेक ही नहीं लगेगा, ब्रेक लग जाना चाहिए। इस प्रकार की उसकी डिजाइनिंग की जाएगी। तो इस प्रकार से नियम 96 और नियम 97 दोनों मिल करके ट्रेलर, ट्रक, डंपर, सवारी गाड़ी, 3 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन के ब्रेक प्रणाली के बारे में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए मानक प्रस्तुत करते हैं। आपका काम मैं बार बार कहूँगा केवल उस सिस्टम को मेंटेन करना है, उसकी लगातार सर्विसिंग होती रहे, उसकी क्लच प्लेट आपकी, ब्रेक ऑयल आपका, जहाँ उसके जॉइंट है, मोड़ है, वो सक्रिय होने चाहिए बस। अब बात करते हैं नियम 98 की जो कहता है स्टीयरिंग गियर्स के बारे में। स्टीयरिंग गियर्स को कहते हैं कि प्रत्येक मोटरयान स्टीयरिंग गियर का अच्छी दशा में रखरखाव किया जाएगा। स्टीयरिंग व्हील पर 30 डिग्री से अधिक बैकलेस से युक्त रखा जाएगा। सभी स्टीयरिंग को जोड़ने वाले बॉल जॉइंट्स को समुचित रूप से रबर कैपों द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। जहां कनेक्शनों को बोल्ट अथवा पिनों से पक्का किया गया हो वहां बोल्ट अथवा पिनों को प्रभावी ढंग से लॉक किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टीयरिंग ही गाड़ी की सब कुछ है। गाड़ी की दशा और दिशा स्टीयरिंग के आधार पर तय होगी। सड़कों पर दुर्घटनाएं बचाने में स्टीयरिंग ही आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इनका कहना है उपनियम 1 में कहते हैं कि स्टीयरिंग के प्रत्येक जोड़, आप जानते हैं स्टीयरिंग में 3-4 जगह पे टर्निंग्स होती हैं ताकि उसकी चाल को, खड़ी चाल और पड़ी चाल को अल्टरनेट तरीके से बदला जा सके। वहाँ पे कपलिंग्स लगी होती हैं, पिन लगी होती हैं और वो बोल्ट निकल न जाए तो वहाँ पे लॉकिंग पिन लगाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें कवर रखी जाएंगी। कवर क्यों रखी जाएंगी? ताकि धूल, पानी के प्रभाव से उनमें जंग न लग जाए, स्टीयरिंग जाम ना हो जाए या स्टीयरिंग का जो चाल है वो लोहा घिस जाने से बढ़ न जाए। बढ़ जाएगी तो आप जानते हैं स्टीयरिंग को ज़्यादा घुमाना पड़ेगा और अंदाज से ज़्यादा घुमाने में सड़क पर दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उपनियम 4 कहता है कि प्रत्येक भारी यात्री मोटर वाहन जो CMVR के संशोधन 2000 के प्रारंभ होने के बाद 6 महीने बीत गए हैं उसमें भी पावर स्टीयरिंग गियर्स लगाए जाएंगे। पहले मैनुअल गियरिंग होती थी, आपको याद होगा ट्रकों और बसों के ड्राइवर इतनी बड़ी व्हील पे एकदम जूझते रहते थे और अगर स्पीड ज़्यादा है और व्हील को घुमाने की उनकी स्पीड कम है तो ऐसे में हमेशा टक्कर हो जाती थी। फिर ये 2000 का संशोधन आया, उसके पहले छोटे छोटे संशोधन आए, अब प्रत्येक गाड़ी को पावर स्टीयरिंग पे डाल दिया गया।
या पावर स्टीयरिंग पे होगा। पावर स्टीयरिंग एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से स्टीयरिंग व्हील के थोड़े से घूमने पे भी पहिए बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। इससे क्या हुआ, जो हमारे भारी वाहनों के ड्राइवर थे इनके शारीरिक मेहनत में कम पड़ी, इनके जो कंधों में और टेनिस एल्बो टाइप की भी जो बीमारियां होती थी, इन बीमारियों से बचाव हुआ। साथ ही साथ सड़कों पे रोड एक्सीडेंट में भी इसकी वजह से कमी आई है। इस प्रकार से 1 मई 2004 से प्रवर्ग N के जो मल्टी एक्सल यान है उसमें पावर शेयरिंग कंपलसरी कर दी गई। 1 दिसंबर 2004 से ही N3 के मल्टी एक्सल से अलग जितनी गाड़ियाँ थी सब में पावर स्टीयरिंग कंपलसरी कर दी गई है। नियम 98 का कहता है कि जो कंस्ट्रक्शन में लगी हुई गाड़ियां हैं अब उनमें भी पावर स्टीयरिंग होगी। नियम 98 का कहता है कि कृषि ट्रैक्टरों के लिए स्टीयरिंग गियर, इसमें भी इन्होंने कहा कि कृषि ट्रैक्टरों का स्टीयरिंग गियर अच्छी और ठीक हालत में रखा जाएगा और उसमें 30 डिग्री से ज़्यादा बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। आपने देखा होगा ना, जो हमारी स्टीयरिंग व्हील होती है उसको एडजस्टमेंट की पावर होती है, नीचे एक छोटा सा पिन लगा रहा था, आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इन्होंने लेकिन उसको रोका है कि 30 डिग्री से ज़्यादा एडजस्टमेंट इसका नहीं किया जा सकता क्योंकि फिर इसके फंक्शन पे इसका प्रभाव पड़ता है। 98 भी कहता है कि टेलर के साथ जुड़े पावर टेलर का मोड़ चक्र व्यास और मोड़ चक्र व्यास IS 12222 के अनुसार नापा जाएगा, यानी कि जो व्हील की साइज होगी उसके लिए एक मानक तय है IS 12222। इसको 1987 में मानक तय किया गया था। ये उसी कंपनी के लिए है जो कंपनी गाड़ियां बना रही है। आगे बढ़ते हैं नियम 99 पर। नियम 99 कहता है आगे और पीछे का मूवमेंट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट, मोटरसाइकिल और 3 पहिया वाली अशक्त गाड़ी के अलावा हर एक मोटरयान जिसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन गाड़ियां भी आती हैं, कृषि ट्रैक्टर भी आते हैं, हार्वेस्टर भी आते हैं, अपनी शक्ति से घूमने में समर्थ होगा। यानी कि गाड़ी में ऐसा मैकेनिज्म बनेगा कि वह गाड़ी आगे और पीछे चल सकेगी, परंतु यह कि राइडिंग अटैचमेंट युक्त पावर टिलर और टेलर से जुड़ा हुआ पावर टिलर विपरीत दिशा में भी अपनी गति से चलने में समर्थ होगा। यानी कि इन गाड़ियों को इस तरह से बनाया जाएगा कि यह गाड़ियां आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चल सकेंगी। तो इसके लिए क्या होता है, बैक गियर की व्यवस्था होती है। सीधी सी बात है कि यह गाड़ी नियम 99 में कह रहा है कि यह गाड़ी बैक गियर और फ्रंट गियर दोनों से जुड़ी होंगी और गाड़ियां बैक दिशा में भी चल सकेंगी और फॉरवर्ड दिशा में तो चलने के लिए बनाई ही गई है इनको। और ये इसलिए बैक किया जाएगा ताकि गाड़ी अपना दिशा बदल ले। कहीं पर अगर मान लीजिए रॉन्ग साइड चली गई है, आगे रास्ता बंद है, तो अपनी दिशा बदल दे, इसलिए बैक गियर की व्यवस्था गाड़ियों में की गई है। नियम 100 सेफ्टी ग्लास के बारे में बात करता है, जिसको हम अक्सर विंड स्क्रीन कहते हैं, जो सामने और पीछे स्क्रीन लगी होती है ड्राइवर के सामने और पीछे गाड़ी के, उसको हम सेफ्टी ग्लास इन्होंने नाम दिया है। इनका कहना है कि केबिन से युक्त ट्रैक्टर, केबिन से युक्त मैन्युफैक्चरिंग वाहन, कंबाइंड हार्वेस्टर सहित प्रत्येक मोटर वाहन पर हवा रोकने के लिए शीशा तथा खिड़की का शीशा सुरक्षा कांच या सुरक्षा कांचित पदार्थ से बना होगा। जो गाड़ी में विंडोज़ लगेंगी, जो गाड़ी में सामने स्क्रीन लगेगी शीशे की होगी, जो पीछे लगेगी वो शीशे की होगी। ट्रैक्टरों में कोई ट्रैक्टर ऐसे हैं जो जैसे खदानों में जो चलते हैं, जहाँ कोयले का काम है, बालू का काम, उनके लिए केबिन बना रहता है। आपने देखा होगा JCB में केबिन बना रहता है, बड़े बड़े जिनको आप बुलडोजर कहते हैं उन बुलडोजरों में भी, अर्थ मूवर्स में भी केबिन बने रहते हैं। तो इनका कहना है कि सारे केबिनों में जो हवा रोकने के लिए स्क्रीन है, जो ड्राइवर की आंख में धूल धक्कर ना पड़ जाए, वो कांच की बनी होगी या कांच जैसे पदार्थ की, जैसे फाइबर के आजकल शीशे आते हैं, आप उनको लगा दीजिए तो पारदर्शी भी दिखाई देते हैं, हवा भी रोके रहते हैं और टूटते भी नहीं। तो अनब्रेकेबल फाइबर के भी अगर आप चाहें तो ये केबिन या विंड स्क्रीन लगवा सकते हैं। इनका कहना है कि L5 श्रेणी के जो 3 पहिया वाहन हैं, छत्र और किनारे के ढके वाहनों की खिड़कियों पर शीशा एक्रेलिक या प्लास्टिक की पारदर्शी सीट का हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि एक्रेलिक भी अलाउ हो गया, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक अलाउ हो गया, फाइबर भी अलाउ है। यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या समझिए, मुख्य उद्देश्य धातु नहीं है, शीशा नहीं है, मुख्य उद्देश्य 2 है, सामने दिखाई देना और हवा धूल ड्राइवर की आंख तक न पहुंचे, ये 2 उद्देश्य हैं। इनको पूरा करने के लिए उन्होंने 2 अनमन्य चीज़ें दी हैं जो सुरक्षित भी हैं और पारदर्शी भी हैं। प्रत्येक मोटर वाहन का हवा रोकने वाला शीशा और पिछली खिड़की का कांच सुरक्षा कांचित इस प्रकार निर्मित होगा जिससे कि
प्रकाश का संचरण 70% से कम ना हो। अब ये कौन सा मुद्दा उठा यहाँ पे? यहाँ मुद्दा उठ गया कार पे लगने वाले फिल्म के ऊपर, ब्लैक फिल्म आ गई। ब्लैक फिल्म यही नियम 100 में कवर होती है। यही नियम CMVR का नियम 100 कहता है कि सामने वाली स्क्रीन पर, पीछे वाली स्क्रीन पर कोई ऐसी फिल्म नहीं लगाई जाएगी ताकि शीशे से अंदर आने वाली रोशनी या अंदर से बाहर देखने वाली विजिबिलिटी 70% से किसी भी दशा में कम नहीं होनी चाहिए। इसी में मैं बताऊं वो भी कवर आ गया जिस पे लोग पीछे स्टिकर लगा लेते हैं, पॉलिटिकल नारों के, जातीय श्रेष्ठता के, शादी विवाह के स्टिकर चिपका लेते हैं, तमाम चुनावी मिशन बना लेते हैं। यह भी अगर प्रकाश को बाधित कर रहा है, विजिबिलिटी 70% से कम है, तो यह नियम 100 का उल्लंघन होगा और इस पे आपका जुर्माना हो सकता है। बहुत स्पष्ट कह रहा है यह नियम कि विजिबिलिटी 70% से किसी दशा में कम नहीं होगी और साथ ही साथ यदि आप खिड़कियां हैं, जो वाहन की खिड़कियां हैं, उनसे आने वाला प्रकाश 50% से कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये प्रकाश की जो दृश्यता है ये किसी लाइटिंग के लिए नहीं की गई है। इसका जो सर्वोच्च जो उद्देश्य है वो है बाहर दिखने का, ड्राइवर को भी दिखता रहे, पीछे सवारियां बैठी वो भी अपने दाहिने बाएं दिखती रहें। अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है जो रोड सेफ्टी के लिए खतरनाक है, उनकी अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए खतरनाक है, तो वो ड्राइवर को अलर्ट कर सकें या ड्राइवर स्वयं भी अलर्ट हो सके। विजिबिलिटी अंदर की रहेगी तो बाहर जो सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी हैं, वाहन चेकिंग के दौरान वो भी सीधे देख सकेंगे कि गाड़ी के अंदर कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, कोई आग्नेयास्त्र तो नहीं जा रहा है, किसी प्रकार के आपराधिक माल का परिवहन तो नहीं हो रहा है। तो वो बिना गाड़ी को रोके, बिना गाड़ी को खोले, केवल शीशे की पारदर्शिता के आधार पर गाड़ी को अंदर अंदर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ब्लैक फिल्म को गवर्न करने वाला जो नियम है वो यही नियम 100 है CMVR 1989 का, जो कहता है कि गाड़ियों पे जो शीशे लगेंगे उस पे किसी भी प्रकार का ऐसा अवरोधक नहीं लगेगा जो उनकी विजिबिलिटी को 70% से कम करता हो और खिड़की के शीशों की विजिबिलिटी को 50% से कम करता हो। और इसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्टों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी दशा में गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म अनुमन्य नहीं है, कोई भी ब्लैक फिल्म नहीं लगाएगा। इसके बदले जो एक आर्टिफिशियल कांच आ रहा है जो रोशनी को कम करता है, लेकिन वो भी 70% से कम नहीं करता है, आप चाहें तो उस कांच का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपनियम 4 कहता है कि किसी बात के होते हुए यदि केंद्र सरकार इस राय की है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समाचीन है, तो वो गजट के माध्यम से इस नियम के प्रावधान से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है। यह सबसे बड़ी बात है जिसके लिए आप दिन भर टीका टिप्पणी करते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये पावर मिली हुई है कि वो चाहे तो कुछ गाड़ियों को इसकी छूट दे सकती है। कई लोग कहते हैं कि नेताओं की गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म क्यों लगी है, काले शीशे क्यों हैं, प्रधानमंत्री हैं, माननीय राष्ट्रपति जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उच्च सुरक्षा प्राप्त लोग हैं, उनकी गाड़ियों पे काले शीशे साहब क्यों लगे हैं? तो उसका जड़ यहाँ पर है। CMVR 1989 के नियम 100 का उपनियम 4 राज्य सरकार, केंद्र सरकार को अधिकृत करता है कि यह कुछ लोगों को छूट दे सकते हैं कि वो अपनी गाड़ियों के शीशों को पूरी तरह से काला रख सकते हैं। इस चीज़ को आप जान लेंगे तो आपको बहुत सारी शिकायतें नहीं रहेंगी व्यवस्था से, क्योंकि वो लोगों को इन नियमों के तहत उनको छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं नियम 101 पर। अब नियम 100 में अगर शीशा लगा है तो नियम 101 में क्या होगा? शीशे को साफ रखना होगा। तो नियम 101 कहता है कि प्रत्येक गाड़ी में आगे का शीशा पोंछने के लिए एक यंत्र लगा होगा। ऐसा नहीं होगा कि ड्राइवर साहब रोक लिए हैं, उतर गए हैं, 2 लोटा पानी लेके, अखबार लेके मांज रहे हैं शीशे को। या कभी कभी कुछ लोगों को देखे होंगे खिड़कियों से हाथ निकाल के एक हाथ से गाड़ी चलाते रहते, शीशा पोंछते रहते हैं। तो आपको ऐसा सर्कस नहीं करना है। MB एक्ट और CMVR में प्रावधान है कि आगे का शीशा पोंछने के लिए बाकायदा एक यंत्र लगा रहेगा जिसको हम वाइपर कहते हैं। और नियम कहता है कि यह वाइपर एक कॉम्पिटेटिव या कंपेटेबल पावर चालित होगा। यह बिजली से चलने वाला एक यंत्र होगा जो कि शीशे को धूल से, बरसात के पानी की परत बनने से हमेशा साफ करता रहेगा। और ये कहते हैं कि यह यंत्र हमेशा सक्रिय रहेगा, यानी कि अगर ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि अगर उसकी गाड़ी का वाइपर खराब हो उसको तत्काल बनवाए। अगर आपकी चेकिंग में वाइपर चलता नहीं पाया गया ना, तो नियम 101 के उल्लंघन में उसका चालान भी हो सकता है, इसको जाने रहिएगा।
ये मत कहिएगा साहब पुलिस वाले जब रोकते हैं तो कुछ न कुछ खोज के चालान कर ही देते हैं। जो वो खोजते हैं वो नियमों के तहत ही खोजते हैं, नियम से बाहर नहीं कुछ खोजते हैं। ये हम आप हैं जिनको नियमों की जानकारी नहीं। गाड़ी में वाइपर लगा है, रबड़ उसकी कट गई है, टूट के लटक रही है, लोहा लटक रहा है, उसकी डंडी गायब हो गई, खाली मोटर लगा हुआ है, ऐसे तमाशे हमें सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं, गाड़ियों में ऐसी व्यवस्था में दिखाई पड़ती है। इसलिए इस कानून को बनाना पड़ा कि हर गाड़ी में शीशा पोंछने के लिए आगे एक मोटराइज्ड मैकेनिज्म लगेगा, उसको लगातार सक्रिय रखना होगा। अब आप कहेंगे साहब पीछे के शीशे का क्या होगा? तो पीछे के शीशे के लिए भी तमाम कंपनियां हैं जो पीछे के शीशे पे वाइपर दे रही हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिविटी है, उसको लगाने से गाड़ी महंगी होगी, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो कभी कंपनियां लगाती हैं, कभी नहीं लगाती हैं। यदि आप ऐसा मांगेंगे तो मैकेनिज्म लगा सकते हैं। ऐसी ब्रांड की गाड़ियां हैं जिनमें आगे पीछे दोनों पे वाइपर लगे हुए हैं। अब इन वाइपरों को संचालित रखना, समय समय पर इनका इस्तेमाल करना, ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है, अन्यथा इसके उल्लंघन में वो दंडित भी हो सकता है। 1 अप्रैल 2015 को या उसके पश्चात हवा रोकने का शीशा लगे हुए सभी कृषि ट्रैक्टरों पर भी वाइपर लगाने के आदेश कर दिए गए हैं। यानी जो केबिन बना के लोग बैठे हैं, चाहे वो जेसीबी मशीन हो, चाहे अर्थ मूवर्स हों, चाहे बुलडोज़र्स हों, चाहे डंपर हों, इन लोगों के भी केबिन पे शीशा साफ करने के लिए उस पर वाइपर लगाया जाएगा। तो आज गाड़ियों की इस प्रवचन में अपनी बात को यहीं शीशे की सफाई पर रोकते हैं। कृपया आप भी अपना दिल शीशे की तरह साफ रखिए, उनमें बुराइयां न भरिए, सड़कों पर रोड रेज में गाली गलौज न करिए, मारपीट न करिए, किसी से सड़कों पर रेस मत करिए और किसी व्यक्ति को कुचल कर मारने की भावना मन में न लाइए। सड़कों को सुरक्षित रखने में हमारा सहयोग करें। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यही हमारा नारा है। धन्यवाद।